नमस्कार। जम्मू कश्मीर के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज जो शख्सियत हैं उनका मैं आपको तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज बात करने के लिए इस स्पेशल डिस्कशन में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, 1 साल पूरा हो चुका है 370 को यहाँ से हटाए हुए। 370 और 35A की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें, जिनमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पूरे 1 साल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये, जैसे कि आपने बताया, ये एक ऐतिहासिक निर्णय उस टाइम लिया गया था। जैसे आप जानते हैं 370 धारा 35A ये टेम्पररी प्रोविज़न था। कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी प्रोविज़न रखा गया था। उसके बाद समय समय में काफ़ी कुछ सुधार उसमें भी लाया गया था। ऑलरेडी भारत का लगभग 900 जितना कानून में से 350 जितना कानून तो ऑलरेडी लागू हुआ था, लेकिन फिर भी ये 370 के तहत काफ़ी सारे जो लोगों के फ़ायदे में रहता था उस तरह का कानून यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये इम्प्लीमेंट किया गया हुआ, और जो कानून यहाँ के लिए, लोगों के लिए समानता का विरोध था या लोगों को वंचित रखने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का प्रावधान था, ये सारे प्रावधान उससे ख़त्म किया गया। इससे, जैसे आपने बताया कि काफ़ी वंचित लोग जिनको वर्षों से यहीं रहते हैं, इसी यूनियन टेरिटरी में वर्षों से यहाँ रहने के बावजूद सभी नागरिकों को जिस तरह मिलना चाहिए सुविधा और अधिकार, समान अधिकार, उनको मिलता नहीं था। खास करके आपको मालूम होगा, जैसे वाल्मीकि भाई जो पंजाब से लाए गए थे वर्षों पहले, गोरखा भाइयों, यहाँ उनका फैमिलीज जो महाराजा का टाइम से थे, वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए यहीं रहते हैं, लेकिन उनका समान अधिकार नहीं था। ये एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद ये इस प्रकार का जो दूरियां या इस तरह का जो वंचित किया गया था, ये ख़त्म हो गया है। और ये लोगों ने बहुत इसे क्या बोलते हैं कि स्वागत किया है इस तरह का कदम को, और लगभग इसमें सभी का फ़ायदा साबित होगा। सर, कश्मीर के सूरत हाल की बात करें तो इस 1 साल को आप कश्मीर के साथ किस तरह से देखते हैं? मिलिटेंसी के ऊपर काफ़ी नकेल कसी गई है, कई सारे मिलिटेंट्स जो कमांडर थे वो मारे जा चुके हैं। सूरत हाल इस टाइम कश्मीर का क्या है, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें? देखिए, कुछ नीति नियम के कारण, कुछ इस तरह का जो यहाँ अन्य राज्यों के तुलना में जिस तरह का यहाँ विकास होना चाहिए था, जिस तरह का इस क्षेत्र में लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए था, ये इतने वर्षों के बाद भी नहीं मिला था। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का साहब का जो पैकेज 2015 में ये पैकेज लाया गया, अभी तक बहुत धीरे गति में इसमें चल रहा था। सिर्फ 27% ही उसका खर्चा हुआ था और 7 प्रोजेक्ट ही पूरा किया गया था। इन 1 साल में हम लोगों ने और 10 प्रोजेक्ट पूरा किया, और लगभग अभी 50% खर्चा भी हो चुका है। इसी तरह 2010-11 से समय समय पे सरकार ने जो कुछ पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और उसका लोगों के सामने लाए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट, करीब 2300 ऐसे प्रोजेक्ट्स इस तरह पड़ा रहा, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था या बहुत धीरे इसका प्रोग्रेस था। इसका भी हम लोगों ने एक्सपीडाइट किया, और 2300 में से 6 से 6 ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमने पूरा किया इस दरमियान में। आपने देखा होगा बैक टू विलेज प्रोग्राम में 3 दिन तक सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी गांव में गए, लोगों के साथ संपर्क किए, लोगों को मांगे सुने, उनके लोकल एरिया जो दिक्कत है ये सारे सुने। इस सभी
कार्यक्रम के बाद लगभग 20,000 छोटे बड़े काम हमारे समक्ष आया। ये रास्ता का पीने की पानी का काम, इस तरह का जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह का काम भी सामने आया। इस 20,000 काम में से हम लोग ने अभी तक 7,000 काम पूरा कर दिया है। आपने देखा होगा फरवरी मार्च में भारत सरकार से माननीय मंत्रीगण यहाँ आए थे लोक संपर्क के तहत। उस दरमियान में भी हजारों संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग फंक्शन में, और करीब 1066 इस तरह का प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई हुआ। उसमें से भी 440 करीब का प्रोजेक्ट काम शुरू हो चुका था, 200 से अधिक काम पूरा हो भी गया और आगे भी इसका चल रहा है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क का बहुत कमी है। इस राज्य में करीब 38,500 किलोमीटर का सड़क है, लेकिन इतने वर्षों में भी सिर्फ 21,000 किलोमीटर में ही ब्लॉक टॉपिंग है या ऑल वेदर रोड कह सकते हैं। बाकी रास्ता में अभी भी ऑल वेदर नहीं है, कच्चा या सेमी पक्का आप बोल सकते हैं। ये सारे काम हम लोग ने हाथ पर लिया हुआ है। लगभग प्रति बरस एवरेज 1500-1600 किलोमीटर का रास्ता का काम होता था PMGSY में भी। इस बार हम लोग 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा करने के लिए हम लोग ने लक्ष्य रखा है, और अभी तक काफ़ी काम भी हो चुका है। इसी तरह पीने के पानी के मामले में भारत सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल कार्यक्रम के नीचे पूरी तैयारी के साथ तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसका टारगेट 2024 तक रखा है, लेकिन हमने यहाँ 2021 दिसंबर तक ही रखा है। इतना जल्दी इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह तैयारी है। बिजली की जहाँ तक सवाल है, अभी तक भी ऐसे दूर दराज का गांव है जहाँ बिजली पहुँची नहीं है। हाल ही में हम लोगों ने पहली बार केलर एरिया में, शोपियान में पहली बार 70 साल के बाद लोगों ने बिजली देखा। करंट सेक्टर में जो बॉर्डर में है वहाँ भी बिजली नहीं थी, जनरेटर सेट से चलता था, वहाँ भी बिजली पहुँचाए। अभी हम लोगों ने खूब सारे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का काम किया है, और रिसीविंग स्टेशन, सब स्टेशन, ये भी काम तेज़ी से चल रहा है। अभी हमने करीब 100 जितना तो हमने उद्घाटन किया, जितना जिलाओं में हमने घूमा। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में भी कुछ 183 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के उसमें प्रावधान था, उसमें भी हम लोग ने 119 करीब का काम पूरा कर लिया, और बाकी अंडर प्रोग्रेस। इसी तरह आपने देखा होगा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पकाल दुल, कीरू, कवर, या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ऊज वगैरह, बहुत सालों से कुछ ना कुछ कारण से ये रुका हुआ था। ये सारे रुकावट अभी ख़त्म हो गया। पकल दुल तो ऑलरेडी काम चालू हो गया है, कीरू कावर का भी काम चालू हो जाएगा, ऊज में भी काफ़ी प्रोग्रेस होने लगा है। जो पंजाब सरकार के साथ हमारा समझौता था उसी के तहत ये भी आगे बढ़ रहा है। और नेशनल हाईवे वगैरह का भी काम हम लोग ने शुरू किया। आपने देखा होगा जम्मू का आजू बाजू जो रिंग रोड बन रहा है, इस तरह श्रीनगर में भी सिटी के लिए भी, अर्बन मोबिलिटी के लिए, मेट्रो रेल के लिए भी हम लोग ने व्यवस्था किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट भी भारत सरकार में ऑलरेडी पहुंचाया गया है। इसमें एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगा, ADB या वर्ल्ड बैंक का, उसका भी काम चालू है। सर 370 के जाने के बाद जिस तरह से बात की जा रही थी कि इतनी डेवलपमेंट होगी, ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो उतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जो यूथ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मायूस है। देखिए मैंने तो यही बताया, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी सरकार क्या करने जा रही है? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैं आपको बताऊं कि आपने अभी हम लोगों ने 10,000 नौकरी का एडवर्टाइजमेंट किया है, और 25 से 30,000 नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ में करने से रिक्रूटमेंट में दिक्कत होती है। तो इसीलिए और 25-30 हज़ार नौकरी उसमें आएगा। इसमें हम लोग ने पुलिस के रिक्रूटमेंट को इसमें शामिल नहीं किया है। पुलिस रिक्रूटमेंट भी 6,000 से ज़्यादा है,
वो अलग से हो रहा है। तो ये सारे काम हाथ में लिया हुआ है। इसके अलावा अभी अभी जो लोग एडहॉक नौकरी कर रहे थे शिक्षक, 38,000 का हम लोग ने रेगुलराइज किया, 38,000 शिक्षकों का। SRO 202 हाल ही में हम लोग ने उसको ख़त्म करके उसका जो प्रोबेशन पीरियड था उसको कम कर दिया गया। अभी बहुत तेज़ी से ये सब रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी तरह काफ़ी सारे रहबर तालीम, रहबर जंगलात, रहबर खेल, इस तरह का लोग भी यहाँ रिक्रूटमेंट हुआ जो एडहॉक बेसिस में है और फिक्स्ड पे में काम कर रहे हैं वर्षों से। उनके लिए भी हम लोग ने नीति ला रहे हैं ताकि ये भी रेगुलराइज हो जाए। आपको मालूम होगा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए रोड शो भी किया था। उसमें करीब 15 से 20,000 करोड़ का MOU भी कर लिए थे। ये कोरोना संक्रमण के कारण से हम लोग ने समिट कर नहीं पाए, लेकिन आने वाले दिनों में इसका करने के लिए हम लोग ने सोचा है। 14 जितना उद्योग नीति हमने बनाया, जिसमें उद्योगीकरण के लिए इंसेंटिव देने के लिए उसमें प्रावधान है, काफ़ी अच्छा प्रावधान उसमें किया गया है। और इसके लिए ज़मीन भी हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था। हम चाहते थे कि यहाँ की खेती की ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे, लोगों को डाइवर्जन ना हो। उसके अलावा जो सरकारी ज़मीन है वही 6,000 एकड़ हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था और अलग अलग जगह में उसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए तैयारी भी कर रहे थे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट आएगा अंदर से या बाहर से उनको ज़मीन के मामले में कोई दिक्कत ना आए, या एक जगह में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो तो तेज़ी से इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। तो जैसे सरकार अपने तरफ से रिक्रूटमेंट कर रहा है, इसी तरह इस इन्वेस्टमेंट के कारण से और भी 20-25 हज़ार नौकरी कम से कम तैयार होता। 2 IT टावर हम लोग ने विकास करने के लिए इसमें प्रावधान रखा था, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। अगर वो बन जाएगा उसमें कितने सारा IT रिलेटेड एक्टिविटीज शुरू हो सकता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गारी मिल सकता है। तो इस तरह का रोज़गारी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ किया। तालीम के लिए भी हमने प्रावधान किया। हमने नॉर्मल बोर्ड से तालीम का बोर्ड अलग कर दिया ताकि उसमें सशक्तिकरण हो और उसमें अच्छा से तालीम मिले, लोगों को प्लेसमेंट मिल जाए। अभी जो ITI वगैरह में तालीम हो रहा है, इस तालीम में कभी कभी नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन हम इसी तरह इंस्टीट्यूशन जैसे हमने टाटा के साथ, टाटा टेक्नोलॉजी इनका CSR फंड से बारामूला और जम्मू में शुरू कर रहे थे CIIIT, और इसमें ऐसे ट्रेनिंग दिया जाएगा क्योंकि उन सारे कंपनी से उनका टाई अप है। एक बार ट्रेनिंग मिलने के बाद कैंपस प्लेसमेंट का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांस है। इस तरह काम भी हम कर रहे थे। सर, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें या फिर हमारी यूनियन टेरिटरी की बात करें, एग्रीकल्चर एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपकी सरकार द्वारा अगर बात करें तो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी कर रहा था, एक बड़ा अच्छा स्लोगन है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस टाइम एग्रीकल्चर विभाग देख रहे हैं कि किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। और उसके लिए अभी आपने कुछ दिन पहले एक जो लोगों को एक बिचौलिए बीच में आते थे और लोग अपना सब्जी बेचने नहीं जा पाते या उनको उस तरह के दाम नहीं मिलते थे, उस तरह का आपने भी काम शुरू किया है। देखिए, एक तो मार्केट रिफॉर्म्स उसमें था, मंडियों का नवीनीकरण, और मंडियों को अब जब भारत सरकार ने भी अभी इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि प्राइवेट मंडी भी हो सकता है, तो जो किसान हैं वो कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं ताकि बिचौलिया इसमें कुछ लाभ ना उठाए और सीधा उनको लाभ मिले। और ये जो आपने बताया सब्जी वगैरह, इसके लिए हम लोगों ने रेफ्रिजरेटेड वैन भी दिया, जिसके कारण से दूर दराज से जब वेजिटेबल्स आता था उसमें ये ख़राब हो जाता था, इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ गया। इसके अलावा हम लोगों ने प्लान बनाया जो फल फलादी जो जिस तरह का फ्रूट्स और ऑर्चर्ड्स हैं, ये सारे का विकास और रीजनरेट हो। आपको मालूम होगा जितना एप्पल ऑर्चर्ड है उसमें रूट स्टॉक को बदलने के लिए आप ज़रूरत है, उसके लिए नर्सरी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत कीमती है। फॉरेन से ये सब इंपोर्ट होता था, इसमें हमने इंडिजिनसली यहीं हो जाए इस तरह भी हम लोग ने प्रावधान किया था। हाल ही में हम लोग ने GI सर्टिफिकेट दिलाया इसको, सैफरन को। यहाँ का जो सैफरन है इसमें GI सर्टिफिकेट के अब ये इसमें एक यूनिक आइडेंटिटी हो गया इसका, इस सैफरन का क्वालिटी और कश्मीर सैफरन का इसमें जाना जाएगा। आपने देखा होगा 11 साल के बाद रणवीर कैनाल का हमने साफ कराया, इसके चलते दूर दराज एरिया टेल एंड में पानी मिलने लगा। आपको मालूम है RSपुरा जैसे एरिया में बासमती राइस का, इसका भी काफ़ी अच्छा अभी उसका उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।
और उसके कारण से इनको भी अच्छा कीमत मिलेगा किसानों को। जम्मू रीजन में भी बहुत सारे अन्य फ्रूट्स भी हैं, उसका भी एरिया डबल करने के लिए हम लोगों ने बनाया रूपरेखा। आपने जो बताया आज़ादी दिलाना, पहले ट्रैक्टर वगैरह में अन्य खेती का इक्विपमेंट में सब्सिडी मिलती है, इस तरह का प्रावधान था कि पर्टिकुलर दुकान या पर्टिकुलर ब्रांड खरीदेंगे तभी सब्सिडी मिलेगा। इसमें हमने लिबरलाइज कर दिया, कुछ भी आप खरीदो उसी हिसाब से आपको सब्सिडी। ये बड़ा आपका रेवोल्यूशनरी कदम है सर, जो मैं इनफैक्ट किसानों से मैंने बात की तो वो बड़े खुश थे, क्योंकि उनको पहले एक स्पेसिफिक जगह पर भेजा जाता था और वहीं से मिलेगा, उसी कीमत में मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये बहुत मुश्किल था। ये सारे चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, इसी तरह करते जा रहे हैं। इसी तरह दूध उत्पादन में भी यहाँ काफ़ी दूध उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। हमने अमूल को बुलाया यहाँ, अमूल और एनडीडीबी को, उनके कैपेसिटी वहाँ 1.5 लाख लीटर का शायद है, 1.5 मिलियन का 15 लाख लीटर का उनका कैपेसिटी है, उसको डबल करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। सर रिसेंटली यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकला, हमारे जम्मू और कश्मीर के 13 से 14 बच्चों ने क्लियर किया। और आरएसपुरा जहाँ की आपने बात की, वहाँ के बच्चे ने जो है 38th रैंक लिया है, मुझे मालूम है, बड़ा काबिल तारीफ काम किया है। युवा काफ़ी खुश हैं और उनकी जो ये उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं युवाओं में थोड़ी सी मायूसी है इंटरनेट की, 4G। आप लगातार बात भी कर रहे हैं, कब तक मान के चलें कि जम्मू कश्मीर को? देखिए, जिस हालातों में ये निर्णय लिया गया था, ये सुधार हो रहा है अभी। आपने देखा होगा 1 साल में कहीं खास लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में शांति है, उत्साह है, युवा पीढ़ी में भी उत्साह है। तो इस माहौल को देखते हुए समय पे इसमें गौर किया जाएगा और हम देखेंगे कि लोगों को इस तरह का दिक्कत ना हो। सर टोल प्लाज़ा एक बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है। ऑलरेडी यहाँ के जम्मू के लोग सरोवर टोल प्लाज़ा से काफ़ी परेशान थे और लखनपुर टोल प्लाज़ा स्टार्ट होने के बाद अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर क्लैश भी हुआ, अभी 144 भी लगा दी गई। टोल प्लाज़ा से कब निजात मिलेगी? देखिए, ये एक्चुअली हम लोग ने जो समझते थे लखनपुर जो प्लाज़ा था वो एक प्रकार का कस्टम बैरियर था। देश का अन्य हिस्सा से जो माल सामान आता था उस पर ऊपर कस्टम ड्यूटी जैसे लग जाता था, इसीलिए यहाँ महंगाई बहुत थी। इतना ज़्यादा महंगाई थी कि इसमें कमर तोड़ दे इस तरह का हालत। जो सीमेंट 300 रुपया मिलता था, यहाँ 550 से ऊपर से मिलता था। इसी तरह इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सभी जगह में प्रॉब्लम, इसको तो हम लोग ने हटा दिया। ये टोल प्लाजा जो है ना, ये टाइम की बात है, क्योंकि जो हाईवे डेवलप होता है प्राइवेट पीपीपी मोड में होता है, बूट में, तो उनका उससे एक एग्रीमेंट होता है कि भाई किस तरह करना है। इसको हम सरलीकरण करेंगे, किस तरह कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कहा है कि ये जिन्होंने भी इनका इस टोल प्लाजा को जिनको भी मिला हुआ है, ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह स्थानिक लोगों के लिए सुविधा हो सके, ये करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जहाँ विकास होता है सभी कुछ सरकार अकेला कर नहीं पाते हैं, इन्होंने जॉइंट वेंचर या बूट मॉडल में करते हैं, तो वही उन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ सालों तक का उनका कंसेशन रहता है, तब तक उनका पैसा रिकवरी हो जाए, क्योंकि सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करता नहीं। अगर वो टोल कलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर जो इन्वेस्टमेंट क्या कब आएगा उसमें, इसीलिए उसका कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, स्थानिक लोगों के लिए जो रेगुलर विजिटर्स है उनके लिए किस तरह व्यवस्था किया जाए। इसीलिए आपने सुना होगा जब फास्ट ट्रैक करना था या इस तरह का चीज़ हम लोगों ने यहाँ, मुझे मालूम नहीं अभी कितना हद तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसमें इसको देखेंगे। लेकिन ये कारण है, तो इसीलिए ये उसी तरह का लखनपुर टाइप का टोल प्लाजा नहीं है जो पहले था, जिसमें ऑलमोस्ट इसके आप बोल आयात निर्यात टाइप का काम हो रहा था। इस तरह का नहीं है, ये रोड का जिन्होंने ठेका लिया था उन्हीं का है, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे किस तरह इसका हल कर सकते हैं। सर 2 सेक्टर हैं वो बड़े इस टाइम मायूस हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से उनकी बड़ी उपेक्षा है। एक तो डेंटल डॉक्टर्स की जो पोस्ट हैं काफ़ी देर से नहीं निकली हैं, और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इनकी भी पोस्टें निकली हैं। अब पीएससी के अंदर नए चेयरमैन साहब का तो चयन हो चुका है, अब ये दोनों सेक्टर काफ़ी देर से देखिए, ये सारे चीज़ जितना वैकेंसीज हैं, इस सारे चीज़ वैकेंसीज भरने के लिए हम लोग ने ये सब कदम उठाया है। और मेरे को लगता है जितना वैकेंसीज है ये सब भरा जाएगा। जो अभी हमने 10,000 का क्या, ये क्लास 3 क्लास 4 और 1,000 डॉक्टरों का है।
1000 उसमें डॉक्टर भी हैं। उसमें डेंटल डॉक्टर्स का कुछ देखिए अभी शुरुआत है, काफ़ी सारे जगह में हमने एक बार इनको कहा गया है कि आप एक बार रिक्रूटमेंट रूल्स भी देख लीजिए। पहले वाला रूल्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसीलिए लोग वंचित भी थे, युवा पीढ़ी निराश भी थे कि हमारा कब होगा, क्योंकि ये तो कहीं से भी लोग आ जाते हैं, हमारा तो रह ही जाता है। इसीलिए हमने ट्रांसपेरेंट मेथड और इसका जो रूल्स वगैरह है इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और स्ट्रीमलाइन होगा तो ये इस तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, और डेंटल के लिए भी है, गायनेकोलॉजिस्ट का भी है, ऑर्थोपेडिक का भी है। इवन ये सारे चीज़ मैं जो अभी सभी जिला में जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है किस तरह का मांग आ रहा है। ट्रॉमा सेंटर के लिए चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोग प्लान कर लिए हैं। जो हाईवे में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, हमने इसका भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया कहाँ कहाँ होना चाहिए, NH 44 वगैरह में और कहीं भी इस ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाए। हाईवे ऊपर में टॉयलेट्स नहीं है पूरा इतना किलोमीटर में, ये सारे चीज़ का हमारा ध्यान में है। सर बिल्कुल आखिरी लम्हों में एक आखिरी मेरा सवाल है, आपके यहाँ आने से पहले आपने चर्चाओं में सुना होगा जम्मू कश्मीर में करप्शन के नाम से भी बड़ा जाना जाता है। एक तो आपकी जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है करप्शन के लिए कितनी इस टाइम कड़े तरीके से उनको ले रही है जो लोग करप्ट हैं, और दूसरी चीज़ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल कमेंट्स करते हैं या फिर कुछ इस तरह का देश के खिलाफ, उनके खिलाफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी? देखिए जहाँ तक करप्शन की बात आपने किया, इसमें दो तरह से होता है। एक तो जब सिस्टम में गड़बड़ी रहता है, आपका लॉज, आपका रूल्स, ये सारे, या आपने इस तरह सिस्टम बनाया हुआ तो इसमें इस तरह का गुंजाइश रहता है। तो ये सिस्टम को हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए चालू किया हुआ है। सारे जहाँ जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी हमने हाल ही में कर लिया है, ये अभी आएगा। इसी तरह कुछ ऐसे बोर्ड कॉरपोरेशन में उसका भी करना पड़ता है ताकि इस तरह का उसमें माहौल ना ही आए। इसीलिए एक तो उस तरह है। दूसरा जो करप्ट लोग हैं इनके ऊपर में कमर कस के उनके पीछे भी लगना है, इसीलिए हमने SCB को सशक्तिकरण किया है। काफ़ी सारे केस उसमें आया है, अभी बहुत जल्दी बहुत सारे चार्जशीट भी होगा, बहुत सारे चार्जशीट भी होगा, बहुत एडवांस स्टेज में। मैंने अभी हाल ही में उसका रिव्यू भी किया है, क्योंकि पहले इस तरह नहीं था। हमने SCB को ऐसे ही रखा गया था, SCB को हमने इसीलिए थोड़ा स्ट्रेंथनिंग किया हुआ। इसके अलावा अभी आज जैसे आपने बताया यूनियन टेरिटरी है, अभी CBI का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन आ गया, अब CBI भी एक्टिव है। तो आप इस ये जो यहाँ चल रहा था या कुछ लोग कर रहे थे, इनके ऊपर तो सभी का नज़र रहेगा। और आपने जहाँ तक बताया ये प्रोपेगेंडा, ये तो देश के बाहर से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, पर्टिकुलरली देश के बाहर से अलग अलग हैंडल रखे हुए हैं। उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है, हर लेवल से ज़रूरी है। इसमें खाली सरकार को नहीं, पब्लिक को भी इसमें आगे आना चाहिए। जिस तरह का ट्वीट्स, जिस तरह का सोशल मीडिया में आता है, यहाँ से भी लोग जागरूक होकर इसको सामना करना चाहिए, क्योंकि वो तो यहाँ उनका यही इंटरेस्ट है कि यहाँ ऐसे अशांति रहे। उनको दूसरा तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन अशांति फैलाते रहना का। तो इसके लिए पब्लिक भी सामने आना चाहिए, युवा पीढ़ी भी आना चाहिए इस तरह चीज़ को। गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा तो देखिए, ये एक मेरे ख्याल से कुछ लोग ही ऐसे ही होंगे जो किसी कारण से होंगे, ये देखा जाएगा कौन ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये हमारा कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल होता है। जो अब सरकारी नौकरी में आते हैं, हम लोग का एक दायरा रहता है, सभी ब्यूरोक्रेट्स का रहता है कि आप किस तरह का एक्टिविटी में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप उससे अलग टाइप का एक्टिविटी में होते हैं तो ऐसे भी आप कंडक्ट रूल में आ जाएंगे, वो देखेंगे इसको। सर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए आखिरी में एक मेरा सवाल है, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, कई सारी शहादतें, कई हमारे जवानों ने बलिदान दिया जम्मू कश्मीर में। इसमें कई सारे ऐसे जवान हैं जो SPOs काम कर रहे हैं, जिनको कुछ वेतन मिलता है और आपकी सरकार द्वारा उस वेतन को बढ़ाया भी गया है, लेकिन उनकी एक डिमांड है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लिखा है कि उनको परमानेंट किया जाए। तो जम्मू कश्मीर SPOs के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, SPO शुरुआत में इस तरह का सहायक बल तरीके से लिया गया था, समय समय पे इसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ इनिशियली, इसीलिए
स्टाइपेंड जैसे ही मिल रहा था। अब उनका रेगुलर एक पे स्केल हुआ है। जब रेगुलर पे स्केल हुआ है तो उसका भी आगे भी हम लोग देखेंगे। अब लगभग जैसे आपने बताया जितना टेम्पररी थे सभी का हम लोगों ने कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये भी हम उनको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बड़ा अच्छा लगा आपने अपना कीमती समय दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी हमारे साथ इस स्पेशल डिस्कशन में थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके युवाओं के लिए जो नौकरियाँ ऑलरेडी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा निकाली गई हैं, इसके अलावा और भी निकाली जाएंगी, इसलिए किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरा जी, अजय व दीपक के साथ, जय हिंद।